हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, टीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले अध्याय में धातुओं और अधातुओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उस अध्याय के बाद आज हमारे पास शुरू होने जा रहा है एक नया अध्याय जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। यह अध्याय आपकी आने वाली कक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम आज अध्ययन करेंगे कार्बन क्या होता है, उसका संक्षिप्त विवरण, कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, कार्बन किन किन रूपों में अर्थात कार्बन के कितने अपर रूप हैं। आज हम इन सभी उपविषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम चलते हैं कि कार्बन है क्या। देखिए, हमने वहाँ कक्षा 9 के अंदर हमने जाना था कि तत्व क्या होते हैं और तत्वों की संख्या कितनी होती है। हमने वहाँ पढ़ा था कि जो तत्व हैं वो कुल 118 हैं जो अभी तक खोजे गए हैं। इन 118 तत्वों में से आपने पहले 20 तत्वों के नाम वहाँ पर अध्ययन किए थे। उन 20 तत्वों को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो पाएंगे कि पहले नंबर पर हाइड्रोजन आता है जिसका संकेत H है। दूसरे नंबर पर हीलियम आता है जिसका संकेत He है। तीसरे नंबर पर लिथियम आता है। चौथे नंबर पर बेरिलियम आता है। पांचवें नंबर पर बोरॉन आता है और छठे नंबर पर कार्बन आता है। याद आया होगा आपको, छठे नंबर पर कार्बन आता है। कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह जो कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, याद रखिएगा कितना क्रमांक है इसका, 6 है। और इसका संकेत क्या है, C। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम यहाँ पर C से, कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं हम यहाँ पर C से। तो ये जो कार्बन है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे कि यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं इन कपड़ों में भी कहीं ना कहीं कार्बन है। हम सुबह जब बाथिंग के लिए जाते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन में भी कार्बन उपस्थित है। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कार्बन मौजूद है। जो संगमरमर का पत्थर होता है जो हम अक्सर फर्श में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। यहाँ तक कि जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। गैस, हम जो अपने चारों ओर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस देखते हैं, उनमें एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। यहाँ तक कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। यहाँ तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसकी संरचना को अगर देखें, इसके संगठकों को अगर हम देखें तो वहाँ भी हमें कार्बन मिलेगा। इवन आप अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर जो कागज के पन्ने देख रहे हैं उसमें भी कार्बन मौजूद है। कोयला तो आप सबने देखा ही है, कोयला जिसको जलाने पर हमें ऊष्मा मिलती है, बहुत सारे उद्योग धंधों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, इसमें भी कार्बन होता है। कहने का मतलब है कि कार्बन बहुत सारे पदार्थों में उपस्थित है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनमें कार्बन एक संघटक के रूप में विद्यमान है। इसके अगर हम यौगिकों की बात करें कि कार्बन जो है वो बहुत सारे यौगिक जो है वो बनाता है।
यौगिक वे यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि हम जो सांस छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, या पौधे अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं हम उनको फेंकते हैं, वो गलते सड़ते हैं, उनके अंदर से मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला होता है CH4, उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो जो ग्लूकोज है C6H12O6 जिसका फॉर्मूला होता है, उसमें भी कार्बन मौजूद है। शुगर, चीनी जिसका आप इस्तेमाल करते हो मीठा करने के लिए, वह भी कार्बन अपने अंदर समेटे हुए है, जिसका सूत्र होता है C12H22O11 शुगर। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं। एक दो और उदाहरण देखें, जैसे इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, उसके अंदर भी कार्बन होता है, उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH इथेनॉल। देखिए इसमें भी कार्बन उपस्थित है। यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण यौगिक इथेनोइक अम्ल, उसके अंदर भी कार्बन होता है CH3COOH, उसमें भी कार्बन मौजूद है। तो ऐसे अनगिनत यौगिक हैं जिनमें कार्बन एक संघटक के रूप में विद्यमान होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो तत्व है वह बहुत सारे पदार्थों में बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। देखिए कार्बन जो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है वह क्यों करता है, ऐसा उसके अंदर क्या है कि वह इतने सारे यौगिकों का निर्माण करता है। ऐसे यौगिक जो कार्बन निर्माण कर रहा है, जैसा कि मीथेन था, ऐसे 5 मिलियन से भी ज्यादा यौगिक हैं। ये यौगिक कम संख्या में नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। इतने सारे यौगिकों को हम कैसे याद करेंगे, हम कैसे समझेंगे? उसके लिए जो रसायन विज्ञान है अर्थात केमिस्ट्री है, उसकी एक अलग से शाखा बना दी गई है। उस शाखा को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। The branch of chemistry in which we deals with the study of carbon and its compounds। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बन के 5 मिलियन से भी ज्यादा यौगिक बनाने की वजह से एक अलग शाखा बनाई गई है। ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन एक संघटक के रूप में विद्यमान होता है, उन यौगिकों को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड होते हैं वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हम उनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक। अब यहां पर हमारे पास एक प्रश्न आता है कि कार्बन एक ऐसा तत्व जो 5 मिलियन से भी ज्यादा यौगिकों का निर्माण कर रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसके अंदर ऐसी क्या विशेष बात है कि कार्बन अकेला 5 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंडों का अर्थात यौगिकों का निर्माण कर रहा है, जबकि बाकी जो दूसरे तत्व हैं ऐसा नहीं करते। इतनी सारी मात्रा में कोई अन्य तत्व और यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाता जितना कार्बन कर पा रहा है। इसके पीछे कौन सा कारण है? उसका पहला कारण है नंबर एक कारण है इसमें कार्बन की चतुर्संयोजकता। कार्बन की चतुर्संयोजकता, संयोजकता अर्थात अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। अर्थात कार्बन जो होता है वह टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट संयोजकता। अभी हमने अध्ययन किया था कि कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके
अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, हमने देखा कि पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और दूसरे कक्ष के अंदर जो उसका बाहर वाला कक्ष भी है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर 4 और आ जाएं या 4 दे दिए जाएं या 4 शेयर कर ले तो 8 बन जाते हैं। लेकिन कार्बन ना तो 4 देता है ना लेता है, बल्कि शेयर करता है। शेयर भी 1 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 तक करता है। और ऐसे बहुत कम तत्व हैं जिनकी संयोजकता 4 हो, अर्थात जो 4 अलग अलग आबंध बना पाए दूसरे तत्वों के साथ। कार्बन उन तत्वों में से है जिनकी संयोजकता 4 है। 4 संयोजकता होने का मतलब है कि जो कार्बन का परमाणु है वह 4 अलग अलग आबंध भी बना सकता है, 4 एक जैसे परमाणुओं के साथ भी आबंध बना सकता है। 4 अलग अलग, कहीं पर हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, कहीं पर ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है, कहीं पे क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, कहीं पे फ्लोरीन के साथ भी बना सकता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग परमाणु भी जुड़ सकते हैं इनसे और एक जैसे परमाणु भी जुड़ सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने मीथेन का जो सूत्र देखा था। ऐसा करने वाले बहुत ही कम तत्व हैं और कार्बन उनमें से एक है। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके कारण है। और यह एक विशेष गुण है कि 4 संयोजकता है इसकी। 4 संयोजकता होने की वजह से ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, आप बताएंगे कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि उसकी संयोजकता 4 है, टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, अर्थात 4 अलग अलग के परमाणुओं से भी जुड़ सकता है, एक जैसे परमाणुओं से भी जुड़ सकता है। तो ये विशेष जो गुण है कार्बन के अंदर मौजूद है। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा जो गुण है वह है श्रृंखलन। श्रृंखलन, इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। कैटिनेशन ये इसके अंदर सभी तत्वों से अलग पाए जाने वाला गुण है जो बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। श्रृंखलन आपको नाम से पता चल रहा होगा, श्रृंख अर्थात श्रृंखला, श्रृंखला चेन, चेन बन जाना, श्रृंखला बन जाना, इसके अंदर श्रृंखला बनाने का गुण होता है। जैसे एक चेन होती है, एक चेन के अंदर एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, पांचवी कड़ी जुड़ते चली जाती है और एक चेन बन जाती है। ऐसा ही गुण कार्बन के अंदर भी है, श्रृंखलन कहते हैं उस गुण को। क्या है वह गुण? इसकी तरह एक कार्बन का परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन का परमाणु तीसरे कार्बन के परमाणु से जुड़ सकता है, तीसरा चौथे से, पांचवे से, छठे से और असीमित बार जुड़ सकता है। ऐसा करने वाले दूसरे तत्व नहीं है जो इतनी लंबी श्रृंखला बना दें। कार्बन के अंदर ये विशेष गुण है। इस गुण को कैटिनेशन बोलते हैं। सेल्फ कॉम्बिनेशन भी हम यहां बोल सकते हैं, सेल्फ कंबाइन होना। कार्बन अपने ही कार्बन के एटम से जुड़ करके लंबी चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन अर्थात कैटिनेशन। आपसे पूछा जाए श्रृंखलन क्या है? कार्बन अपने जैसे परमाणुओं के साथ जुड़ करके असीमित संख्या में एक श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, उस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन बाय विच इट कंबाइंस इटसेल्फ टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। That property is called as catenation, self combination। दूसरे परमाणुओं में नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन क्लोरीन एक बार जुड़ेगा और Cl2 बनाएगा, Cl3 भी नहीं बनेगा, Cl4 भी नहीं बनेगा, है ना। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक बार जुड़ेगा और H2 बना देगा, H3 भी नहीं बनेगा, H4 भी नहीं बनेगा, H5 भी नहीं बनेगा। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस 5 बार जुड़ करके P5 तक बना सकता है,
P8 P9 P11 नहीं बनेगा। सल्फर जो इन बाकी तत्वों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है वो 8 बार जुड़ता है और S8 बना देता है। सल्फर का मॉलिक्यूल उससे ज्यादा बार वह भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन कार्बन जो है ऐसा है असीमित बार, असंख्य कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इन सभी कार्बन के साथ आप चाहे जो परमाणु जोड़ दें, एक कार्बन का परमाणु याद रखना होगा कि 4 आबंध बनाएगा, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 है तो 4 ही आबंध बनाएगा। 1 2 3 4। इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4। किसी कार्बन के परमाणु को आप देखेंगे उसमें 4 ही बनेंगे। एक हमने यौगिक देखा था इस वाले एक ही कार्बन का बना हुआ, एक कार्बन का बना हुआ इस तरीके का, जिसका सूत्र था CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4 मीथेन। अगर एक और शामिल कर लेंगे, यहां तक शामिल कर लेते हैं हम इस तरीके से, तो हो जाते हैं वहां पे C2 और H6, C2H6, ये हो जाता है इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। बहुत सारे यौगिक बनते हैं, असंख्य। किस वजह से? श्रृंखलन होने की वजह से। ये विशेष गुण है कार्बन का। तो कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि कार्बन में चतुर संयोजकता है, कार्बन श्रृंखलन दिखाता है, श्रृंखलन शो करता है। ये जो श्रृंखला है ना, ये सीधी भी हो सकती है, ये श्रृंखला ऐसे करके गोला करके जुड़ भी सकती है, अर्थात रिंग की फॉर्म भी हो सकती है। अर्थात हम बहुत सारे ऐसे यौगिक भी जानते हैं जिनमें कार्बन जो है वो एक श्रृंखला के अंदर जुड़े होते हैं। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण यौगिक है, ये देखिए बेंजीन। 6 कार्बन के परमाणु हैं यहाँ पर और वो 6 कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, उनके साथ 6 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर एक C6H6 का एक यौगिक बन गया जिसको बोलते हैं हम बेंजीन। इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है और यहाँ पर जो आबंध है एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक बार एक आबंध आ जाता है, एक बार 2 आ जाता है, एक बार 1 फिर एक बार 2, इस तरह से अल्टरनेट रूप से सिंगल डबल ये बॉन्ड आ जाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना देता है, अर्थात एक क्लोज रिंग के अंदर भी यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन सीधी श्रृंखला ही नहीं बनाता, बंद श्रृंखलाओं का निर्माण भी करता है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा गुण था जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर रहा था। एक और गुण लेते हैं यहाँ पर, एक से ज्यादा आबंधों का निर्माण भी कर सकता है। एक से ज्यादा आबंधों का भी निर्माण कर सकता है, अर्थात इसके अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। एक से ज्यादा आबंध निर्माण करने का गुण इसके अंदर होता है, याद रखिएगा। एक से ज्यादा आबंध बनाने का गुण, मल्टीपल बॉन्ड। कैसे? हम देखें, कार्बन जो है वो एक आबंध भी बना सकता है, कार्बन आपस में 2 आबंध भी बना सकता है जरूरत पड़ने पर, कार्बन आपस में त्रिआबंध भी बना सकता है। तो कार्बन आपस में तो 1 आबंध 2 आबंध त्रिआबंध बना ही सकता है, इसके अलावा जो दूसरे तत्व हैं उनके साथ भी कार्बन एकल आबंध भी बना सकता है, द्विआबंध भी बना सकता है और त्रिआबंध भी बना सकता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मीथेन में एकल आबंध बनाया था, वहीं अगर हम इसको देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो ये डबल बॉन्ड भी बना देता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं तो कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड तो बनाता ही है, नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन जरूरत पड़ने पर जितने बॉन्ड बनाने हों उतने बना सकता है, 1 2 3। ऐसा करने वाले बहुत कम तत्व हैं, जो जितने आबंध चाहिए उतने आबंध बना दे, बहुत कम तत्व हैं। तो इन गुणों की वजह से कार्बन बहुत अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, 5 मिलियन से भी ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। अब हम अपने अगले आज के विषय की ओर चलते हैं और वह है हमारा कि कार्बन जो है वो कितने रूपों में प्रकृति के अंदर मौजूद है। देखिए, कार्बन प्रकृति के अंदर 3 रूपों में मौजूद है जो अभी तक खोजे गए हैं। कार्बन के अपर रूप अर्थात एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले जाने कि अपर रूप क्या होते हैं।
किसी भी तत्व के एक से अधिक रूप जिनमें वह पाया जाता है उसको बोलते हैं अपर रूप। एलोट्रॉप्स, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट फाउंड इन नेचर इज नोन एज एलोट्रॉप्स। अर्थात कार्बन के विभिन्न रूप हैं, और वो रूप कितने हैं देखिए। पहला जो रूप है कार्बन का, अर्थात पहला जो एलोट्रॉप है वह है हीरा अर्थात डायमंड। सबको पता है, कम से कम असलियत में नहीं तो तस्वीर में जरूर देखा होगा, फिल्मों में जरूर देखा होगा, हीरा डायमंड। दूसरा इसका जो मुख्य रूप है वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हिंदी में भी ग्रेफाइट बोलते हैं, अंग्रेजी में भी हम इसको ग्रेफाइट शब्द से ही प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो हमारे पास इसका रूप है वह है बकमिस्टर फुलरेन। इंग्लिश में अगर हम इसको लिखेंगे तो बकमिस्टर फुलरेन ही लिखा जाएगा। ये देखिए बकमिस्टर फुलरेन। ये तीन रूप है हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन। इन तीन रूपों में, तीन फॉर्म्स में कार्बन उपलब्ध है प्रकृति के अंदर। सबसे पहले देखते हैं हीरा अर्थात डायमंड। इसके हम सबसे पहले गुणों का अध्ययन करते हैं कि इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। देखिए पहला गुण यह है रंगहीन पारदर्शी होता है। कोई रंग नहीं होता प्योर हीरे का, और पारदर्शी होता है। आपको याद रखना है हीरा जो होता है, जो शुद्ध हीरा है वह रंगहीन होगा, वह पारदर्शी होगा, अर्थात इसके आर पार हम देख सकते हैं। रंगहीन है, पारदर्शी है, ठीक है। दूसरा गुण, हीरा जो होता है वो अत्यंत कठोर होता है। क्या होता है? अत्यंत कठोर होता है, हार्ड होता है। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, जो नेचुरली अकरिंग है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोर पदार्थ है। इतना कठोर है कि इसका उपयोग हम जब जमीन के अंदर पानी को ढूंढने के लिए, तेल को निकालने के लिए छिद्र बनाते हैं, छेद करते हैं जमीन में, और बीच में कोई चट्टान आ जाती है, पत्थर आ जाता है, उसको काटने के लिए भी हम इस डायमंड का उपयोग करते हैं। इतना कठोर है, पत्थर तक को काट देता है, कांच तक को काट देता है ना। तो ये बहुत ही कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है। तीसरा गुण, हीरा जो होता है वह विद्युत धारा का या फिर ऊष्मा का कतई चालन नहीं करता। यह कुचालक होता है। किसका? विद्युत धारा वह ऊष्मा का कुचालक होता है, अर्थात यह अपने अंदर से क्या करेगा? ऊष्मा को और विद्युत धारा को गुजरने नहीं देगा। एक और हम यहां पर गुण की बात करते हैं। जो हीरा होगा, शुद्ध हीरा, वह जलने पर मात्र केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कोई अन्य राख, कोई अन्य काला पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता। केवल और केवल क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो चौथा इसका गुण है, यह जलने पर केवल CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक और गुण जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और वह है इसका अपवर्तनांक। ग्रेफाइट और हीरे में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हीरा है उसका अपवर्तनांक उच्च होता है। अपवर्तनांक को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हीरा है उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उच्च होता है। इसी उच्च अपवर्तनांक के कारण जब इसमें प्रकाश की किरण एक बार अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसका बार बार रिफ्रैक्शन होता है, और उसी वजह से उसके अंदर चमक आ जाती है। और इसी चमक की वजह से ही तो
जो डायमंड होता है इसकी इतनी कीमत होती है, बहुत अधिक महंगा होता है। तो ये कुछ गुण थे, जब हमें हीरे के बारे में पूछा जाए तो हम इन गुणों के बारे में बता सकते हैं। इसके गुणों के साथ हम इसकी संरचना का भी अध्ययन करते हैं। संरचना अर्थात स्ट्रक्चर डायमंड की, हीरे की संरचना आपको याद रखना है। हीरा हो, ग्रेफाइट हो या बकमिस्टर फुलरिन हो, उसमें मात्र केवल कार्बन के ही परमाणु होते हैं, कोई अन्य परमाणु नहीं होता। तो चाहे आपको हीरे का सूत्र लिखना पड़े, चाहे आपको कार्बन का सूत्र बताना पड़े, चाहे आपको बकमिस्टर फुलरिन का सूत्र बताना पड़े, आपको याद रखना है उसमें मात्र कार्बन का परमाणु ही मौजूद होंगे। तो यहाँ पर जो हीरा है उसके अंदर भी कार्बन के ही परमाणु होंगे। वे कार्बन के परमाणु कैसी संरचना में, कैसी स्ट्रक्चर उनकी होती है, आपको बताना है कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, आइए देखें जरा। एक कार्बन का परमाणु है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया है, बाहर वाले कक्ष का दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है और ये चौथा हो गया है। त्रिविमीय संरचना है इसकी, 3 डायमेंशनल, 3D के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से व्यवस्थित है। एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, इस तरीके से 3 दिशाओं में इसको समझना है, एक्स वाई जेड एक्सिस पर, ठीक है। उसके साथ जैसा मैंने बताया कि कार्बन के अंदर केवल और केवल कार्बन के परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरा कार्बन का परमाणु इससे जुड़ा रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। यहाँ पर एक अलग से कार्बन का परमाणु जुड़ा रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। 4 यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन थे और चारों इलेक्ट्रॉन से 4 कार्बन के परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना देंगे, अर्थात आबंध बना देंगे। ये वाला जो दूसरा कार्बन का परमाणु है इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये आबंध बना देगा, बॉन्ड बना देगा। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड बनता है वह कैसा बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है, अर्थात कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वह कोवलेंट बॉन्ड होता है, अर्थात सहसंयोजी आबंध होता है। इस प्रकार से एक कार्बन का परमाणु 4 सहसंयोजी आबंधों का 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ निर्माण करता है। 4 वहां पर सहसंयोजी आबंध बना देते हैं, ठीक है। यही हमारे पास डायमंड के अणु के एक छोटे से भाग की संरचना है। डायमंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो जॉइंट स्ट्रक्चर है, अर्थात एक विकराल रूप की संरचना है, एक बहुत ही जटिल अणु की संरचना है। पहले हम इसके एक छोटे से रूप की संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार की होती है। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा हो गया और नीचे ये 4 जो कार्बन के ये बेस हो गया, ऊपर की तरफ उठा हुआ, जैसे पिरामिड होते हैं, कुछ इस टाइप का। तो इस संरचना को हम टेट्राहेड्रल संरचना कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डायमंड के अणु के एक छोटे से हिस्से की संरचना बना करके बताई गई है। अब यही जो संरचना है अपने आप को रिपीट करती रहती है, अर्थात अपने आप को दोहराती रहती है, और बहुत ही शीघ्र यह जो संरचना है जब अपने आप को दोहराती है तो एक जटिल अणु का निर्माण होता है। कैसे दोहराती है, यहाँ पर ये कार्बन जो है सेंट्रल कार्बन है और इसके साथ 4 कार्बन के परमाणु जुड़ गए हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा, एक कार्बन का परमाणु जुड़ चुका है, इसके साथ 4 कार्बन के परमाणु और जुड़ जाएंगे। ये देखिए, संरचना इसकी भी इसी तरह से टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रॉन का निर्माण करेगा। ये बन गया। यहाँ पर जो होगा वह वाला भी क्या करेगा, 4 कार्बन के परमाणु से जुड़ेगा। ये कार्बन है, ये भी 4 कार्बन के परमाणु से जुड़ेगा, 2 से जुड़ा हुआ है, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार से जितने भी कार्बन के परमाणु हैं, 1 2 3 और ये 4 आबंध बनाने वाला है। इस तरीके से यहाँ जो कार्बन जुड़ा होगा वह भी 4 कार्बन के परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध अर्थात कोवलेंट बॉन्ड बनाकर रहेगा। यहाँ जो कार्बन होगा वह भी 4 आबंध बनाएगा। और इसी प्रकार की संरचना जो है वो हर एक जो यहाँ पर कार्बन का
परमाणु है 4 सहसंयोजी आवंत बना करके टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा हर एक कार्बन। और जल्दी ही जब हम इन सब में इस तरीके से हर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन के परमाणु जोड़ देंगे तो ये कितना जटिल हो जाएगा। इस तरीके से एक विकराल रूप का अणु वहां बन जाता है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से वह कठोर है, मजबूत है। एक और गुण जो हमने वहां पर पढ़ा अभी अभी कि जो हीरा होता है वह विद्युत धारा का चालन नहीं करता। करेगा भी कैसे? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 अन्य कार्बन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आवंत बनाने में उपयोग हो गए। इसके पास कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यदि किसी तत्व में, किसी पदार्थ में जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या फ्री आयन नहीं है, जब तक वह विद्युत धारा का चालन नहीं करता। विद्युत धारा के चालन के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र होना, फ्री होना आवश्यक है, या आयन फ्री होने जरूरी है। यहाँ पर वही दोनों कारण उपलब्ध नहीं है। ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, सारे के सारे उपयोग हो गए आवंत बनाने में। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और आयन बनाने का तो इसका कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सहसंयोजी आवंत बनाता है। तो दोनों ही यहाँ पर कारक जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन, दोनों उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो डायमंड है, हीरा है, वह विद्युत धारा का चालन नहीं करता, ठीक है। आइए अब हम इसके कुछ उपयोगों को जान लेते हैं कि जो डायमंड है वह कहाँ उपयोग होता है। आपको सबको पता है, एक उपयोग तो सभी को पता है कि जो डायमंड है, हीरा है, वह ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होता है, आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो डायमंड है उसका उपयोग हम किसके अंदर, कटिंग और ड्रिलिंग मशीन जो होती है, काटने वाली, छेद करने वाली जो मशीन होती है, उनके नॉब के ऊपर हम डायमंड को विशेष रूप से कट करके लगा के रखते हैं। कांच काटने वाले होते हैं, उनके पास एक पेन जैसा यंत्र होता है, उसके नॉब पे डायमंड का एक छोटा सा पार्ट लगा देते हैं और वो कांच को केवल लाइनिंग करके ही काट देता है। एक और उपयोग बता सकते हैं कि डायमंड का उपयोग साज सज्जा के अंदर सजाने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं। यह था हमारा पहला रूप कार्बन का, डायमंड। अब हम चलते हैं कार्बन के दूसरे रूप अर्थात ग्रेफाइट की ओर। ग्रेफाइट यह भी कार्बन का रूप है। इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो केवल और केवल मात्र कार्बन के ही परमाणु मौजूद होते हैं। इसके गुणों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं। चलिए, पहला गुण यह अपारदर्शी होता है। कैसा है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब है कि हम इसके आर पार नहीं देख सकते। कलरलेस नहीं है, ये रंगहीन नहीं है, काले रंग का होता है। हम यहाँ पर बता देंगे अपारदर्शी होता है, वह काले रंग का होता है। दूसरा गुण देखते हैं इसका, यह जो होता है ठोस होता है परंतु चिकना होता है। ठोस, सॉलिड एंड स्लिपरी। ठोस होता है और चिकना होता है। तीसरा, यह विद्युत धारा का चालन करता है, सुचालक है, विद्युत धारा का सुचालक है। विद्युत धारा का चालक है, विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने देता है। अगला गुण नंबर 4, ग्रेफाइट का जो द्रव्यनांक होता है वह उच्च होता है, उच्च द्रव्यनांक होता है, लेकिन डायमंड से कम होता है। डायमंड जिसका द्रव्यनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसका भी जो द्रव्यनांक है वह उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर डायमंड से कम, याद रखना है। और एक और गुण यहाँ पर हम बात करें, 5वां गुण, वह डायमंड के जैसा ही है कि यदि हम ग्रेफाइट को भी जलाते हैं, उच्च तापमान पे जलेगा, जलाने पर यह मात्र केवल क्या बनाएगा, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करेगा, अन्य कोई राख या अन्य कोई उत्पाद इसके अंदर नहीं बनेगा। तो ये इसके गुण थे। आइए अब हम इसकी संरचना के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेफाइट की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो ग्रेफाइट की जो संरचना है वह डायमंड से बिल्कुल भिन्न है।
इसकी जो संरचना होती है उसको बनाने से पहले आपको याद रखना है कि इसके अंदर भी मात्र केवल कार्बन के ही परमाणु होते हैं। वो जो कार्बन के परमाणु हैं वह आपस में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उसकी व्यवस्था देखनी है। देखिए ये मेरे पास एक कार्बन का परमाणु है, यहाँ पर ये दूसरा कार्बन का परमाणु हो गया है, ये तीसरा कार्बन का परमाणु हो गया है, चौथा कार्बन का परमाणु हो गया है, पांचवा कार्बन का परमाणु हो गया है, छठा कार्बन का परमाणु होता है। 6 कार्बन के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखते हैं, सहयोग करके रखते हैं। ये इसके साथ सहयोग करके आबंध बना देता है। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास हैं और इन 4 इलेक्ट्रॉनों को ये कार्बन क्या करेगा, 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ शेयर करने वाला है। देखिए यहाँ पर इस कार्बन के परमाणु के साथ शेयर करके यहाँ पर आबंध बना दिया। कैसा आबंध है, कोवलेंट, अर्थात सहसंयोजी आबंध बन रहा है। यहाँ पर सहसंयोजी आबंध बन गया सहयोग करके। इसी प्रकार से जो ये कार्बन था, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर उसने शेयर करके आबंध बना दिया, 2 बन चुके हैं। और ये जो चौथा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको एक अलग से कार्बन का परमाणु है यहाँ पर, उसके साथ शेयर करके ये आबंध बना लेता है। देखिए तो कार्बन जो एक परमाणु था उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉनों को 3 कार्बन के अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लिया है। ऐसा होता है ग्रेफाइट के अंदर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ शेयर कर लेता है और कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। इस तरह से ये यहाँ पर शेयर होकर के कोवलेंट बन जाएगा, यहाँ पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और किसका निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक 6 भुजीय आकृति अर्थात षटभुज, हेक्सागोनल षटभुज, हेक्सागोनल आकृति का एक रिंग का निर्माण करेगा। कैसी रिंग है ये, यहाँ पर हेक्सागोनल 6 भुजीय रिंग जिसको हम कह रहे हैं हेक्सागोनल रिंग, वह बनेगी। एक हेक्सागोनल रिंग जो है वह दूसरी हेक्सागोनल रिंग के साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ी होगी। ये देखिए आप यहाँ पर ये जो हेक्सागोनल रिंग का एक जो आबंध था वो यहाँ पर दूसरे एक हेक्सागोनल रिंग देखिए ये रही, ये बन गई है। इनमें दोनों हेक्सागोनल रिंग के अंदर एक जो आबंध है वह कॉमन है, ये वाला, इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में। तो इस प्रकार से एक हेक्सागोनल रिंग थी जो दूसरे हेक्सागोनल रिंग से फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसी ये जो संरचना है ये रिपीट होती चली जाएगी। यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये एक हेक्सागोनल रिंग है जो यहाँ पर फ्यूज हो गई है ना। और इस प्रकार की जो रिंग है वो एक लेयर का, एक परत का निर्माण कर देंगी। जैसे ये एक परत बन गई है, ठीक है। इस प्रकार से इस ग्रेफाइट के अंदर परतों का निर्माण हो जाता है। एक परत बन गई, एक लेयर, और थोड़ी दूरी के बाद यहाँ पर दूसरी लेयर बन जाएगी। ये जो दूसरी लेयर है ये बन गई है, यहाँ पर मैंने इसको रफली बना दिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस लेयर, पहले वाली लेयर और उससे नीचे वाली लेयर या उससे ऊपर वाली लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर बन जाएंगी और उन लेयर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल काम करता है। वो जो एक आकर्षण बल काम करता है यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम वीक वांडर वाल्स फोर्स। वीक वांडर वाल्स फोर्स कहते हैं हम उसको, वीक वांडर वाल्स फोर्स। वांडर वाल साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था कि ये जो यहाँ पर इस लेयर और इस लेयर के बीच में एक अट्रैक्शन होती है। ये देखिए, इसको मैंने डॉट 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 से दिखा दिया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगी, और ये वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती जो इनके बीच में जो बल लग रहा है, इसको हम वीक वांडर वाल फोर्स कहते हैं। इस बल की वजह से ही एक लेयर दूसरी लेयर के साथ संपर्क में रहती है, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ संपर्क में रहती है, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर संपर्क में रहती है, अर्थात जुड़े रहते हैं।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा बल लगाएं तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से हट भी जाएगी, अर्थात फिसल जाएगी। और ये जो वीक वंडरवाल फोर्स है, इस वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से ग्रेफाइट के अंदर चिकनापन होता है, स्लिपरीनेस होती है, एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है। 1% यहाँ पर यह बनता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालन करता है, जबकि डायमंड हीरा नहीं करता। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों कर रहा है? बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा होगा कि इस कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें उसने 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने 3 आबंध बना लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्वतंत्र बचा हुआ है। ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब भी विद्युत धारा का चालन करना होगा ये उपलब्ध रहेगा, ये उस विद्युत धारा को लेकर के चला जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अर्थात जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? आपको जवाब देना है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु होते हैं उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन वह आबंध बनाने में उपयोग कर लेता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह स्वतंत्र बचता है, जो विद्युत धारा का चालन करता है। तो ये थे हमारे पास ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। आइए इसके हम उपयोग जान लें। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग ड्राई सेल जो होते हैं उनको बनाने में होता है ना। ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों के अंदर जो भाग एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं उनके बीच में स्नेहक के रूप में होता है, खासकर उन मशीनों के भाग में जहाँ उनको सूखा रखने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसको स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे अपर रूप की ओर, और वो है बकमिस्टर फुलरिन। बकमिस्टर फुलरिन यह भी केवल मात्र कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसा आपको पहले बताया गया कि इसकी खोज बहुत समय पहले नहीं, कुछ सालों पहले हुई है, इसलिए इसके गुणों के बारे में ज़्यादा अभी अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन जो भी गुण इसके हमने अभी तक देखे हैं, खोज किए गए हैं, इसके गुण हीरे और ग्रेफाइट दोनों के बीच के हैं। कुछ गुण इसके हीरे की तरह है, कुछ गुण इसके ग्रेफाइट की तरह है। ठीक है, आती है इसकी संरचना की बात। जो बकमिस्टर फुलरिन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फुलरिन है वो है C60। C60 के नाम से भी जानते हैं बकमिस्टर फुलरिन। इसका जो नाम है बकमिस्टर फुलरिन, ये क्यों पड़ा? अमेरिका के अंदर एक आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर। उसने एक बिल्डिंग का निर्माण किया था जिसकी संरचना इस कार्बन के अपर रूप अर्थात C60 वाले अपर रूप से सेम मिलती है। उसके नाम से ही इसका नाम बकमिस्टर फुलरिन पड़ गया। ठीक है, ये जो C60 है इसके अंदर कार्बन के 60 परमाणु हैं। वो 60 परमाणु 2 प्रकार की संरचनाओं से जुड़े होते हैं। किस प्रकार की संरचना होती है? उनके अंदर या तो हेक्सागोन होते हैं इस तरीके से, या पेंटागोन होते हैं इस तरीके के पेंटागोन। हेक्सागोन, पेंटागोन ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जुड़ करके एक गोल संरचना, एक फुटबॉल के आकृति जैसी संरचना, आपने देखा होगा ना फुटबॉल, आप उसके अंदर देखना, फुटबॉल के अंदर जो संरचना है वो तो या तो आपको हेक्सागोन मिलती है या पेंटागोन मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर या तो हेक्सागोन या पेंटागोन इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। और इसके जो संरचना है उसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इन सब पर क्या है? कार्बन के परमाणु हैं, और कार्बन के परमाणुओं के बीच में ये जो आबंध बन रहा है ये कैसा आबंध है? ये आबंध है सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर कार्बन के 60 परमाणु हैं जिनमें सहसंयोजी आबंध बना हुआ है। इस संरचना में 20 हेक्सागोन होते हैं। ये जो संरचना है ये इस प्रकार की C60 के अंदर 20 संरचना होंगी, अर्थात उसके अंदर 20 हेक्सागोनल रिंग होंगी। और ये जो पेंटागोनल रिंग है ये 12 होंगी, 12 होंगी। तो जब हम 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन को मिलाकर के एक गोल संरचना बना ले फुटबॉल जैसी, वही जो संरचना है बकमिस्टर फुलरिन की संरचना होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास तीसरा अपर रूप बकमिस्टर फुलरिन। तो आज
हमने अध्ययन किया कि कार्बन क्या होता है, कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण क्यों करता है और कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। अन्य इसी आशा के साथ कि आपको आज का जो ये टॉपिक है समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए और समस्याओं का हल करिए। धन्यवाद।